ब्लैक होल के बारे में हम पहले से ही कितना कुछ जानते हैं। इसके बावजूद कुछ चीजें हैं जो अभी भी रहस्य हैं। उदाहरण के लिए, इन अंतरिक्ष राक्षसों का वजन तब भी बढ़ जाता है जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यह एहसास रहस्यमयी अंधेरी ऊर्जा पर प्रकाश डाल सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अधिकांश महाविशाल ब्लैक होल अपनी घरेलू आकाश गंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। आप संभवतः कह सकते हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण चालक की सीट पर बैठते हैं। इस बीच सैकड़ों अरब तारे, ग्रह और चंद्रमा उनकी परिक्रमा करते हैं। भले ही ब्लैक होल वास्तव में बहुत बड़े हैं, भौतिकी उनके बढ़ने को लगभग असंभव बना देती है, लेकिन हमें इन अंतरिक्ष आश्चर्यों में से एक मिला है जो वास्तव में अकल्पनीय अनुपात में बढ़ गया है। मैं जिस ब्लैक होल के बारे में बात कर रहा हूं उसका रंग 618 है और यह आश्चर्यजनक रूप से 66 अरब सौर द्रव्यमान वाला है। ये चीज इतनी विशाल है कि खगोलविदों को इसका वर्णन करने के लिए एक नया शब्द सोचना पड़ा। वे एक अति विशाल ब्लैक होल लेकर आए। कल्पना कीजिए कि हमारी घरेलू आकाशगंगा में सभी तारों को इकट्ठा किया जाए और जिस पदार्थ से वे बने हैं उसे एक ब्लैक होल में कुचल दिया जाए, और यह अभी भी 1 टन 618 बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो सवाल यह है कि यह अति विशाल ब्लैक होल इतने विशालकाय में कैसे बदल गया। आप शायद जानते होंगे कि ब्लैक होल यथासंभव सघन रूप से एक साथ पैक किए गए पदार्थ से बने होते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। और फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लैक होल किसी प्रकार के अंतरिक्ष शिकारी हैं जो आकाश गंगाओं में घूम रहे हैं और उनके सामने आने वाली हर चीज को खा रहे हैं। ट्यून 618 में अभी भी सितारों और अन्य चीजों से भरी एक पूरी आकाश गंगा है जो बिना अंदर खींचे खुशी से उसकी परिक्रमा कर रही है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि ब्लैक होल को विशाल वैक्यूम क्लीनर के रूप में समझना गलत है। वास्तव में ब्लैक होल को विकसित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। इसे करने का प्रयास करें और आप देखेंगे। सबसे पहले सामग्री को ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होने के लिए पर्याप्त करीब आना होगा, और यह इतना आसान नहीं है, ये देखते हुए कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और ब्लैक होल आकार में कितने छोटे हैं। लेकिन अगर कोई चीज काफी करीब आ जाती है तो बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह सच है। ब्लैक होल के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल नाटकीय रूप से तेजी से बढ़ता है, यहां तक कि जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण अंतरिक्ष पास्ता के पतले धागों में खिंच जाती है तो यह स्पैगेटिफिकेशन का प्रभाव भी पैदा करता है। एक बार स्पैगेटिफाइड होने के बाद पदार्थ ब्लैक होल की कक्षा में खिंच जाता है और पदार्थ की एक घूमती और चमकती हुई डिस्क में छपटा हो जाता है। अंततः यह पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर एक अच्छी कक्षा में स्थापित हो जाता है जो वापसी न करने के बिंदु से काफी दूर है, जिसे घटना क्षितिज के रूप में भी जाना जाता है। वैसे हम ब्लैक होल के आकार का अनुमान लगाने के लिए घटना क्षितिज का उपयोग कर सकते हैं। यह जितना बड़ा होगा, आपके द्वारा देखा गया ब्लैक होल उतना ही अधिक विशाल होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? ब्लैक होल का केंद्र संभवतः एक विलक्षणता नामक चीज में ढह जाता है। वह अंतरिक्ष में एक असीम रूप से छोटे बिंदु में भरा हुआ असीम रूप से सघन पदार्थ है। लेकिन यहां मुख्य समस्या यह है कि विलक्षणताएं गणितीय रूप से असंभव हैं। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि जब यह अजीब चीज ब्लैक होल के अंदर घटित होती है तो इसका द्रव्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार से जुड़ जाता है। हाँ, जब यह अंतरिक्ष में अजीब हो जाता है तो यह वास्तव में अजीब हो जाता है। ऐसा युग्मित ब्लैक होल एक रबर बैंड की तरह है जो ब्रह्मांड के विस्तार के साथ साथ खिंचता जा रहा है, और जैसे जैसे यह फैलता है इसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। और चूंकि द्रव्यमान और ऊर्जा अनुपातिक होते हैं, ब्लैक होल का द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। लेकिन यह नया द्रव्यमान एक दबाव बनाता है जिससे ब्रह्मांड और भी अधिक विस्तारित हो जाता है। यही कारण है कि ब्रह्मांड हर समय तेजी से और तेजी से विस्तार कर रहा है। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि एक विलक्षणता के बजाय ब्लैक होल के हृदय में कुछ बहुत अलग हो सकता है। वैक्यूम एनर्जी, जो डार्क एनर्जी का ही एक रूप है। ठीक है, लेकिन यह डार्क एनर्जी क्या है? पृथ्वी पर मौजूद हर चीज और दूरबीनों और अन्य उपकरणों की मदद से लोग अंतरिक्ष में जो कुछ भी देखने में कामयाब रहे हैं वह सामान्य मामला है। यह परमाणुओं और अणुओं से बना है और ब्रह्मांड के 5% से भी कम हिस्से को जोड़ता है। ब्रह्मांड का लगभग 27% भाग डार्क मैटर है और ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग डार्क एनर्जी है। खगोलविदों को यह भी पता नहीं होता
कि यह चीज अस्तित्व में है यदि कई दशक पहले उन्हें यह पता नहीं चला होता कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा है। इसके ठीक विपरीत इसमें तेजी आ रही थी। इसका मतलब था कि गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करने वाली कोई रहस्यमय शक्ति होनी चाहिए और इसे डार्क एनर्जी नाम दिया गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्लैंक उपग्रह ने खगोलविदों को यह गणना करने में मदद की कि ब्रह्मांड में कितनी डार्क एनर्जी है। बता दें कि किस तरह से इसका विस्तार लगातार तेज हो रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी मॉडल बनाया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद से कितने विशाल तारे बने और ब्लैक होल में ढह गए। निष्कर्ष बहुत रोमांचक है। इन ब्लैक होल में निर्वात ऊर्जा लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मांड में डार्क ऊर्जा की मात्रा होनी चाहिए। जिन वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग किए हैं वे यह दावा नहीं करते हैं कि उन्होंने डार्क एनर्जी के रहस्य या ब्लैक होल के अंदर हम क्या देख सकते हैं इसका उत्तर ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी उनका सिद्धांत काफी प्रशंसनीय है। इसका परीक्षण आधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन और अत्याधुनिक दूरबीनों और अन्य उपकरणों से प्राप्त नए डेटा के साथ किया जा सकता है। और अब आइए डार्क मैटर के बारे में थोड़ी बात करें। यह क्या है और इसमें क्या शामिल है? दरअसल यह एक और बात है जो वैज्ञानिकों को बेहद उलझन में डालती है। यदि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार एक शक्ति है, तो डार्क मैटर यह समझाता है कि वस्तुएं एक साथ कैसे काम करती हैं। डार्क मैटर के संभावित उम्मीदवार अजीब कणों से लेकर अतिमंद वस्तुओं तक भिन्न भिन्न हैं। लेकिन भले ही खगोलशास्त्री यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में डार्क मैटर क्या है, वे निश्चित रूप से जानते हैं कि यह क्या नहीं है। यह अंधेरा है, जिसका अर्थ है कि हम दृश्यमान तारों और ग्रहों को नकार सकते हैं। यह सामान्य पदार्थ के काले बादल भी नहीं हो सकते, अन्यथा वैज्ञानिक इसका पता लगाने में सक्षम होंगे। डार्क मैटर एंटी मैटर नहीं है। खगोलविदों को ऐसी अनोखी गामा किरणें नहीं दिखती जो एंटी मैटर के पदार्थ के संपर्क में आने पर प्रकट होती हैं, और न ही डार्क मैटर विशाल आकाशगंगा के आकार का ब्लैक होल है। हालांकि एक सिद्धांत है और यह आदिम ब्लैक होल की एक काल्पनिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों को कभी भी उनके अस्तित्व का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उनका मानना है कि ये ब्लैक होल बेहद पुराने हो सकते हैं और ब्लैक होल मानकों के अनुसार काफी छोटे हो सकते हैं। खगोलविदों का मानना है कि वे बिग बैंग के कई मिलीसेकंड बाद दिखाई दे सकते हैं। उस समय सितारों और आकाशगंगाओं का जन्म नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि आदिम ब्लैक होल संभवतः अब तक ब्रह्मांड के पूरे इतिहास के गवाह रहे हैं। सबसे छोटे आदिम ब्लैक होल संभवतः वाष्पित हो गए होंगे, लेकिन बड़े लोग अभी भी अंतरिक्ष में बिखरे हुए हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये छेद इतने छोटे हो सकते हैं क्योंकि ये बिग बैंग के ठीक बाद उभरे थे। ब्लैक होल को दिखने में जितना अधिक समय लगा वह उतना ही बड़ा था। पुराने, छोटे और छोटे बड़े ब्लैक होल के बीच द्रव्यमान का अंतर अविश्वसनीय है। हमारे सूर्य से हजारों गुना अधिक द्रव्यमान की तुलना जेली बीन से करें। हाँ, आप समझ गए। तो यह सिद्धांत है कि आदिम ब्लैक होल वास्तव में डार्क मैटर हो सकते हैं। यह विचार दशकों तक अलोकप्रिय रहा, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को एहसास हुआ है कि ब्रह्मांड में जितना वे सोचते थे उससे कहीं अधिक ब्लैक होल है, और इसका मतलब है कि सिद्धांत वास्तव में काम कर सकता है और विशाल और अभी भी अमेरिका से छिपा हुआ है। बिग बैंग ब्लैक होल की जनसंख्या न केवल बन सकती है बल्कि डार्क मैटर भी हो सकती है। आखिरकार दशकों की खोज के बाद भी खगोलविदों ने अभी तक एक भी डार्क मैटर कण की खोज नहीं की है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि डार्क मैटर टनों बहुआकार वाले प्राइमर्डियल ब्लैक होल नहीं हो सकते। इसे पूरा करने के लिए वे बहुत बार टकराते थे। इसलिए अगर आपको इन सब चीजों से कोई समस्या है तो बस अपने नजदीकी वैज्ञानिक